चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 फिजिक्स और इसका पार्ट 2 ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3। तो पार्ट 3 में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? तो पार्ट 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे, देख सकते हैं, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी। ठीक है, यहाँ समझिए इसको, यहाँ पर इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण और इसके अवतल दर्पण का मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये दर्पण हो गया, अवतल दर्पण है। इस प्रकार अवतल दर्पण रहता है, इसका पीछे वाला भाग क्या रहता है? पेंट रहता है। और ये दर्पण का ये मध्य बिंदु हो गया दर्पण का क्या? तो ध्रुव। और ये हो गया मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो आपको बता दें कि मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण है, जैसे ये किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है, ये भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है, नीचे से भी देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें हैं दोनों। तो जो भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, यही है मुख्य अक्ष। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी किरण आती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। कहाँ देख सकते हैं? दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गया है? तो फोकस से होकर गया है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा गया है, क्या लिखा गया भाई? तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, देखिए ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है और इसके समानांतर ये जो भी किरणें आई है, ठीक है ना। समानांतर का मतलब होता है दो रेखाओं के बीच की दूरी। तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आती आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसरित होती है। मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है हम लोग का, और परावर्तन मतलब वापस लौटना। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पर देखिए यहाँ पर अभिसरित हो गई है। ठीक है, तो इसी बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसी बिंदु को दर्पण का यानी कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं और इसे एफ से सूचित किया जाता है। किससे सूचित करते हैं भाई? तो इसे एफ से सूचित किया जाता है। और आपको ये बता दें हम कि अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो वास्तविक होता है। ठीक है, अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है भाई? तो वास्तविक होता है। आगे चलिए, आगे हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? तो यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है। तो अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठा। अभिसारी मतलब क्या होता है? इकट्ठा। देख सकते हैं, देखिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर क्या होती है? अभिसरित हो जाती है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देखे थे कि क्या होता कि परावर्तन के बाद ये जो किरणें थी अवतल दर्पण मुख्य के समानांतर जो ये किरण आती थी, परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर क्या होती? अभिसरित हो गई थी। इसीलिए इसको अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण? तो अभिसारी दर्पण कहते हैं। चलिए आगे देख सकते हैं आप लोग। आगे देखिए दोस्तों, अगला जो हम लोग का पॉइंट है लिखा गया है कि अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसे फोकसांतर भी कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चित्र के अनुसार, अवतल दर्पण के फोकस मुख्य अवतल दर्पण के क्या बोला है भाई? तो अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी या फोकसांतर भी कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये अवतल दर्पण का ध्रुव हो गया, बीच ये दर्पण हो गया, और दर्पण का ये जो पी लिखा गया है यही ध्रुव और ये फोकस है। तो इसके बीच की दूरी को, इसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं। चलिए आगे देख सकते हैं आप लोग, और आपको हम बता दें कि यहाँ पर इसे एफ से सूचित किया जाता है। फोकस दूरी को एफ से सूचित किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी आगे हम लोग उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस एवं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं, वीडियो में बने रहिए, हर चीज़ आपको समझ में अवश्य आएगा। चलिए देख सकते हैं, ये हो गया हम लोग का उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो जिसका परावर्तक सतह उठा रहता है उसको उत्तल दर्पण। हमेशा दर्पण का दाहिना साइड पेंट किया जाता है और वस्तु को हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं। ठीक है, ये देखिए ये अवतल दर्पण हो गया हम लोग का, ये अवतल दर्पण हो गया, और उत्तल दर्पण हो गया। क्या हो गया? ये उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर ये जो भी किरणें आ रही है, ठीक है, मुख्य अक्ष हो गया ये उत्तल दर्पण हो गया, और इस उत्तल दर्पण में ये मुख्य अक्ष हो गया, और इसी मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी किरण ये आ रहा है
ये दर्पण से परावर्तन के बाद इधर लौट जा रहा है, क्योंकि दर्पण में परावर्तन ही होता है। और ये किरणें जो है इधर नहीं मिल रहा है, बल्कि इधर मिल रहा है आकर, इधर आके मिल रहा है यहाँ पर। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद सभी परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है। इसीलिए उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसको भी हम लोग एफ से सूचित करते हैं। देख लिए, इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं भाई, तो इसको एफ से सूचित करते हैं। आगे आप लोग देख सकते हैं, आगे जो हम लोग का लिखा गया है क्या लिखा गया है भाई, तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी और अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं। तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण के मुख्य के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण में निकलती हुई प्रतीत होती है, अवतल दर्पण में अभिसारित होती है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है गोलीय दर्पणों के लिए किरण आरेखों की बनावट, जो कि हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।